इंटरनेट के दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आज मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ और इसी सीरीज़ में जो हमारी फ्री हार्डवेयर नेटवर्किंग की सीरीज़ चल रही है इसी में कंटिन्यू आज से मैं फर्स्ट और आई कैन से वीडियो मेरा सेकंड है लेकिन क्लास मेरी फर्स्ट है ये। और फर्स्ट क्लास हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास से, तो सीधे अपन पॉइंट पे आते हैं। और हार्डवेयर पे हमें चर्चा करनी थी, हार्डवेयर का सिलेबस हम कवर करने वाले थे। मैं इनकी कोशिश करता हूँ। आज की मेरी कोशिश है कि मैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, साइजेस ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, इन पे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूँ। जितनी हो पाएगी छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, उसी में ये सारी कोशिश करूँगा मैं। तो जनरेशन्स ऑफ वीडियो पे हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पे हम बात करते हैं। तो अलग अलग जनरेशन्स है। अभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये लगे कि जनरेशन्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, जनरेशन्स की हमें ज़रूरत क्यों है। तो जनरेशन्स इज़ वेरी सिंपल। लाइक जब जब हम घर में होते हैं तो हमें बताया जाता है कि दादाजी ये करते थे, उनके पिताजी ये करते थे, परदादा ये करते थे, सब पूरा हमें समझाया जाता है। हमें भी पता होता है कि हमारा कल्चर ये है, हम कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं। ये कंप्यूटर जो आज हमें हासिल हुआ है, ये किस तरह से हासिल हुआ है। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द जनरेशन्स। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाओ कि यस वी वॉन्ट टू टेक दिस जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वी वॉन्ट टू टेक दिस टेक्नोलॉजी टू न्यू जनरेशन। तो वो आप लोग कोशिश कर पाएँ, ये मेरा पर्पज़ है। इसलिए मैं जनरेशन्स बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो सिलेबस में आपको दिखाई चुका हूँ, अपन डिस्कशन करते हैं फर्स्ट जनरेशन से, जनरेशन 1। जनरेशन 1 है, 2 है, 3, 4, 5। अब ये अलग अलग अजम्पशंस हैं, या ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, किसी वेद में नहीं लिखा हुआ कि इतनी कंप्यूटर की जनरेशन्स है। ये सब हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं। तो आप कहीं कहीं पे देखेंगे तो उनका कहना है कि 5th जनरेशन चल रही है अभी हमारी, जो कंप्यूटर्स की चल रही है। मेरा मानना है कि 5th जनरेशन कंप्यूटर्स की अभी नहीं आई है, अभी आएगी। अभी 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 हमने क्या देखा है, हमने देखा कि रोबोट्स काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी लिमिटेड। हमने देखा कि डॉक्टर्स रोबोट्स की हेल्प ले रहे हैं ऑपरेशंस में, तो दे आर वेरी लिमिटेड। जब जब मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 50 साल बाद आप देखेंगे तो हमारे चारों तरफ मेरे बगल से एक इंसान निकल के जाएगा, मैं नहीं समझ पाऊँगा कि ये इंसान है या रोबोट है। मैं नहीं समझ पाऊँगा कि ये जो इंसान काम कर रहा है ये इंसान है या रोबोट है, मैं इससे काम करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो मेरी समझ से मैं उसको 5th जनरेशन बोलूँगा जब वो हमारे पास आ जाएगी। आई नो ये शायद नासा के पास अवेलेबल होगी, ये शायद चाइना के पास अवेलेबल होगी, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल टू कॉमन मैन। तो मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा हुआ फ्यूचर जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन जो है हमारी 1940 लिखते हैं, 1940 में स्टार्ट हुई। क्योंकि प्रॉपर कंप्यूटर हमारे पास 1940 में बन के आया। 40 to 56 इज़ फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकेंड वो काफ़ी छोटी थी, एंड बड़ी जल्दी हमको थर्ड जनरेशन मिल गई। तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, ये वो जनरेशन है जहाँ हमें कंप्यूटर्स मिले, हमें जहाँ कीबोर्ड्स मिले। बिफोर थर्ड जनरेशन कीबोर्ड्स ही नहीं होते थे। अभी जब कीबोर्ड नहीं है तो उस कंप्यूटर का क्या काम। आज आप इमेजिन करके देखो, कैन यू वर्क विदाउट कीबोर्ड, तो क्या काम है। तो वो होते थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में। दोज कंप्यूटर्स आर क्रिएटेड विद एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। लाइक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में बात करूँ, मैं आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, आपको ये जो दो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, ये कंप्यूटर के अंदर बैठे हुए हैं। आपने सुना होगा कि बड़े साइज़ के कंप्यूटर्स होते थे, हॉल साइज़ के, और बड़े 3000 स्क्वायर फुट का एरिया का एक कंप्यूटर है। तो ये उस कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं। नाउ कंप्यूटर इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ कैलकुलेटर। तो जो जनरेशन 1 है, इसका फोकस सिर्फ इतना ही था कि हमें कैलकुलेशन करने हैं, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशंस का ये काम बहुत बढ़िया से करते थे इस जनरेशन में। तो वो चलता है, बराबर चलता है, वो सब चलता है। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए हमें, जैसे आप कैलकुलेटर इमेजिन करो कि मेरे पास एक कैलकुलेटर है, मैं उससे कुछ कैलकुलेशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें कुछ
अगर इंस्ट्रक्शन भेजनी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सो वी हैव वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स हमने सबने सुना होगा, लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स का एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको अभी भी बताता हूँ कहाँ होती हैं। जो ट्रेन के दो डब्बे होते हैं उनके बीच में जो कपलिंग है, कपलिंग में नीचे वैक्यूम पाइप है, और ट्रेन में जो ब्रेकिंग होती है वो वैक्यूम ब्रेकिंग होती है। तो वो सिस्टम यूज़ किया जाता था कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन के लिए, सिग्नल्स भेजने के लिए। कंप्यूटर को क्या समझता है, जीरो या वन। बार बार अपन इसी पे बात करेंगे, कंप्यूटर को दो ही बातें समझती है, जीरो या वन, इसके अलावा उसको कुछ नहीं समझता। तो हमें सब कुछ उसको वैसे ही समझाना होता। तो वैक्यूम ट्यूब्स हमारी सिर्फ सिग्नल भेजने में मदद करते थे। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स दिख रहे हैं आपको जो साइड में यहाँ पे दिख रहे हैं इस इमेज में। सो दीज आर दी वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, अभी यहाँ कुछ ऐसे बारीकी में डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। स्टोरेज के लिए पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे। पंच कार्ड से मेरा मतलब है कि एक पेपर है, उस पेपर पे हम कुछ होल कर देते थे, उन होल्स के माध्यम से ये समझते थे कि क्या लिखा हुआ है, वैसे डेटा स्टोर किया जाता था। तो ये कंप्यूटर एक बहुत ही बल्कि जनरेशन थी, बहुत ही स्लो थे। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर मोर ओवर कॉल्ड एज एन इंडस्ट्री। आई बिलीव अगर आपने कभी कोई इंडस्ट्री देखी हो, तो उस इंडस्ट्री में कोशिश ये की जाती है कि हमारा प्लांट बंद ना हो। क्यों? क्योंकि प्लांट अगर बंद हो गया ना, तो पता चला कि उसमें मोटर्स हैं, बहुत सारी मशीनरी इन्वॉल्व है। सो जब मेरी मशीन वापस चालू होगी तो यहाँ से मेरी मशीन घूमना स्टार्ट हुई, तो उससे एक बेल्ट कनेक्टेड होगा, वो बेल्ट आगे फिर एक रोटर से कनेक्टेड होगी, तो ऐसा पूरा चल रहा होगा। कहीं भी एक सिस्टम फेल हुआ तो फिर पूरी मेरी मशीन रुक जाएगी। तो स्टार्टिंग बड़ा प्रॉब्लम है। सेम ये कंप्यूटर के साथ भी था, ये जनरेशन के साथ भी था कि ये एक इंडस्ट्री है, उसको स्टार्ट करना एक अचीवमेंट है। अब स्टार्ट हो गया ना, बंद नहीं करना है। तो बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे, तो इनको चलाने के लिए हैवी एयर कंडीशनिंग चाहिए थी। ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस थे हमारे पास इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में। ओके ओके, सो ये जितने भी लिमिटेशंस थे, ये सारे के सारे लिमिटेशंस कोशिश की गई कि सेकेंड जनरेशन में कवर किया जाए, इनको ओवरकम करने की कोशिश की गई। जैसे फर्स्ट जनरेशन का मेरे से कोई पॉइंट तो नहीं छूटा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ हाई, कॉस्ट इज़ वेरी हाई। ये कोई यूज़ नहीं कर पाता, कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। सिर्फ कुछ बड़ी कंपनीज थी जो अपने एक पर्पस के लिए इनको डेवलप कर रही थी कि वी विल डू सम रिसर्च बाय डेवलपिंग दीज कंप्यूटर्स। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कीबोर्ड नहीं होते थे। कीबोर्ड नहीं होते थे, एक बटन हमने उसको स्टार्ट किया तो मशीन हमारी ऑपरेट होना स्टार्ट हो गई। एक दूसरा बटन है जिससे हम सिस्टम की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते, तो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। प्रोसेसिंग क्या होगी, मान लीजिए ये जो कंप्यूटर्स हैं ये मल्टीटास्किंग नहीं होते थे। मल्टीटास्किंग हम सोच नहीं सकते। ये कंप्यूटर सिर्फ बनाए जाते थे जीवन में एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए। वो कोई भी एक पर्पस हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि ये हाइड्रो पावर प्लांट है और यहाँ पे एक टरबाइन है जो कि रोटेट होता है वाटर के फ्लो से, और हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये टरबाइन रोटेट होने से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो बस अब ये कंप्यूटर बनाया जाएगा सिर्फ इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसमें 3 बटन है, एक हमने उसको स्टार्ट किया, एक हमने उसको प्रोसेसिंग पे लगा दिया, कैलकुलेशन पे लगा दिया, तो हमें रिजल्ट बता रहेगा कि इस टाइम पे इतने मेगावाट, किलोवाट या गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम बना रहे हैं। तीसरा बटन है ऑफ करने का, बात खत्म। मल्टीटास्किंग होती ही नहीं, तो कुछ और करना ही नहीं, तो सिर्फ उसको चालू बंदी तो करना है। तो बेस्ट एग्जांपल इज सेकंड जनरेशन का एग्जांपल। आप लोगों ने कोई मिल गया पिक्चर में देखा होगा, आपने देखा था कि वो जो हमारे ऋतिक रोशन है उसके पिताजी ने कंप्यूटर बनाया था, उसमें बटन थे कुछ 3-4 टी टा टू। तो वो भी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर नहीं था, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, लेकिन वो थोड़ा छोटे साइज में हो गया था। क्योंकि इस जनरेशन के कंप्यूटर में हमने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो आप जैसा डायग्राम में देख रहे हैं, कुछ इस साइज़ का कंप्यूटर हो गया। ट्रांजिस्टर्स की कहानी अगर आपको समझनी हो तो आप घर के सीनियर्स से समझिएगा जिनकी एज अभी 70 टच कर रही होगी। वो आपको बताएंगे कि पहले जो रेडियो होता था, देखिए जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं हमारे, उसका कोई डायग्राम मेरे पास, ये देखिए। तो डायग्राम मेरे पास ट्रांजिस्टर का नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत बारीक दिख रहा है। तो जो ट्रांजिस्टर्स होते थे, ये ट्रांजिस्टर्स
पहले जो रेडियो होता था, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए घरों में ट्रांजिस्टर्स होते थे, उसको ट्रांजिस्टर को रेडियो बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं, वो घरों में होते थे और उसका आपको लाइसेंस परचेज करना होता था। मतलब आज हम क्या करते हैं कि आज हमने सारेगामा पा लिया या कोई भी एक डिवाइस ले लिया, उसमें रेडियो इनबिल्ट है, मोबाइल लिया उसमें रेडियो इनबिल्ट है, लेकिन पहले आपको वो ट्रांजिस्टर चलाने के लिए एक लाइसेंस लेना होता था और हर कोई इसको यूज़ नहीं कर पाता था। तो ट्रांजिस्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ ये वीडियो के फॉर्म में है, लोगों को मिलेगा, हमेशा के लिए तो काम आएगा। तो आज अपन ट्रांजिस्टर हर डिवाइस, मतलब हमने स्मार्ट वॉच पहनी है, रेडियो है या मोबाइल है, तो सब जगह है। कितना फ्रीक्वेंटली अपन कुछ भी ले लेते, कोई परमिशन नहीं है। लेकिन वो ज़माना था कि जब आपको एक ट्रांजिस्टर बेस्ड डिवाइस खरीदना है तो आपको परमिशन लेनी है। सो कंप्यूटर खरीदने के तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट हुआ करता था। लेकिन ट्रांजिस्टर्स ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया कि जो वैक्यूम ट्यूब्स वाला कम्युनिकेशन था उसको ख़त्म कर दिया। स्मॉलर इन साइज ऑब्वियसली, क्योंकि ट्यूब्स हटा के छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स आ गए। लोअर लेवल ऑफ हीट जनरेशन, क्योंकि मशीन, मैंने आपसे कहा कि वो फैक्ट्री होती थी, वो थोड़ी छोटी हो गई। मोर रिलायबल है, क्योंकि एक बार चालू हो गए तो एटलीस्ट डेटा लॉस नहीं होगा। मोर रिलायबल इसलिए कहा क्योंकि यूज मैग्नेटिक टेप एज स्टोरेज डिवाइसेस। तो मैग्नेटिक टेप्स है, अगर आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे तो ये मैग्नेटिक टेप्स हैं। सो जो आप में से जिनकी एज अभी 30+ होगी तो वो ये समझ पाएंगे कि पहले कैसेट्स होते थे, तो कैसेट्स में ही गाने चलते थे। अभी तो MP3 MP4 और पता नहीं क्या क्या फॉर्म है गाने, जहाँ पे अपन और वीडियो अपन चला लेते हैं, स्मार्ट टीवी सब कुछ है। तो पहले कैसेट से ही गाने प्ले होते थे। तो वो कैसेट का बड़ा फॉर्म है ये मैग्नेटिक टेप, और इसी में इन्फॉर्मेशन हम बहुत अच्छे से स्टोर करके रखते हैं। अब देखिए इतना इतना शानदार इन्वेंशन है मैग्नेटिक टेप्स कि अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि विच इज़ दी सेफेस्ट मीडियम टू स्टोर दी डेटा, लाइक आप सीडी में डेटा रख सकते हैं, आप आज के ज़माने में पेन ड्राइव में रख सकते हैं, डीवीडी में रख सकते हैं, हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, क्लाउड पे रख सकते हैं। क्लाउड, कोई बोला है क्लाउड पे रख दो। सो क्लाउड इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अनदर कंप्यूटर। क्लाउड भी किसी ना किसी तो कंप्यूटर है, किसी ना किसी ने तो वहाँ पे भी हार्ड डिस्क लगाई हुई है। तो हार्ड डिस्क ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो एनी गेस की कितना कितना ड्यूरेशन तक आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, सबसे सेफेस्ट मीडियम कौन सा होगा। तो आई एक्सपेक्ट दी आंसर इन कमेंट बॉक्स। मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, उसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन है आज के मेरे व्यूअर्स के लिए कि आप पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करेंगे तो सेफ़ रहेगा और कितने साल तक रहेगा। आप सीडी या डीवीडी में करेंगे, मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि सीडी में मेरे चाचा जी की शादी हुई थी 92 में, और उनका जो वीडियो था वो कैसेट में था, शादी का वीडियो। हमने उसको क्या किया कि सीडी में ट्रांसफ़र करवा लिया। तो सीडी थी अब हमारे पास, क्यों, ये सोच के कि भाई सीडी में सेफ़ रहेगा। अच्छा, ये इसमें कहीं मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मेरे को पता नहीं था। अब क्या हुआ कि कुछ सालों बाद, मतलब 7-8 साल बाद जब हमने वो सीडी निकाली तो देखा तो बिल्कुल उसको रीड करने लायक हालत ही नहीं बची। तो आदमी डेटा कैसे रखे। मैंने पेन ड्राइव में रखा डेटा, पेन ड्राइव कभी मेरी करप्ट हो गई, मैंने हार्ड डिस्क में रखा, हार्ड डिस्क ख़राब हो गई। तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा ऐसा मीडियम होगा जिस मीडियम में हम डेटा को सालों तक संभाल के रख सकते हैं। तो वो मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। मैंने अपना मेल एड्रेस भी दिया हुआ है शुरू में प्रेजेंटेशन में, आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आज की तरफ से। ओके, अच्छा, मैं क्वेश्चन ज़रूर दूंगा और आप कोशिश करिएगा अगर आपको जेन्युइनली पढ़ना है तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप सर्च करिएगा। ओके, सो वापस आते हैं अपन इसी पे। तो ये सेकंड जनरेशन थी हमारी कंप्यूटर, थोड़ी फास्टर थी, थोड़ी छोटी थी, कम एयर कंडीशनिंग लगती थी और हम इससे काफ़ी सारा काम करने लगे थे। लेटर टाइप कर सकते थे। ये टाइपराइटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं, मोर ओवर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो वही थोड़ा बहुत डेटा स्टोर कर सकते थे। अभी भी इनमें हम उतना डेटा नहीं स्टोर कर सकते थे जितना मैं एक फ्लॉपी में कर लेता हूँ। उतना डेटा स्टोर नहीं हो सकता था इस जनरेशन के कंप्यूटर में। यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड कहीं कहीं पे आपने पढ़ा होगा लो लेवल लैंग्वेजेस। सो लेवल से यहाँ मतलब है कि हम जब कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किस लेवल पे उसको हमें एक्सप्लेनेशन देना है। भाई कंप्यूटर में हर चीज़, मतलब मैं आज कंप्यूटर में कुछ भी कर रहा हूँ, मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि मैं बटन दबाऊंगा मेरा गेट ओपन हो जाएगा। सो दिस इज़ अ प्रोग्राम।
इस प्रोग्राम का कोड लिखा होगा, इस कोड को लिखने के लिए किसी लैंग्वेज में अपन ने पूरा डिज़ाइन किया होगा, फिर उस लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, मैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कौन सी भाषा में, अंग्रेज़ी भाषा में। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कंप्यूटर को समझ में आ रही हो क्या इंग्लिश में क्या लिखा हूँ, नहीं। सो वी आर यूजिंग इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर्स। हम उसके थ्रू हमें अंग्रेज़ी समझ में आ रही है, हमें मशीन लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो वो कंपाइलर को यूज़ करके हम इस टेक्स्ट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे जहाँ से मशीन अपने हिसाब से समझती रहेगी, या फिर यूँ कहें कि हम कुछ ऐसा टेक्स्ट बना देंगे किसी और को समझ में ना आए मशीन के अलावा। तो इसके लिए लेवल्स थे, लो लेवल एंड हाई लेवल। तो पहले लो लेवल थी, सेकेंड जनरेशन ऑनवर्ड्स हाई लेवल लैंग्वेजेस हुई, कोबोल, पास्कल, ये सब पहले लैंग्वेजेस स्टार्ट हो गई जिन पे हम काम कर रहे थे, ठीक है। सो जब मैं कंप्यूटर्स में आया था, ऑल दो हमारे सिलेबस में थी, हमको पास्कल पढ़ना था, हमको कोबोल पढ़ना था, 99 की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तब ये सिलेबस में थी, बट स्लोली ये भी बाहर हो गई। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड जनरेशन। 1963 में ख़त्म हो गई, बड़ी छोटी जनरेशन थी ये, छोटे से टाइम के लिए, क्योंकि बड़ी जल्दी हमको आईसी मिल गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स मिल गए। अभी ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ये इसने देखिए जनरेशंस लिखी यहाँ पे, जनरेशंस मतलब कि पहले अलग तरीके से कंप्यूटर को लेके सोचा जाता था। ये जनरेशन के आते ही कंप्यूटर ने अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दिया, हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड डिवाइस आ गए। अभी अगर आप सोचेंगे तो आप शायद ना सोच पाएँ किसी ऐसे डिवाइस के बारे में जो बिना इंटीग्रेटेड सर्किट के चल रहा होगा। या तो वो इलेक्ट्रिकल होगा या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक। अगर उस शब्द के नाम में इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब उसमें एक आईसी है जो उसको कंट्रोल कर रही है। तो इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, उसमें फर्मवेयर होगा, उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ होगा। लेकिन अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि उसके अंदर एक आईसी है, जिस आईसी से उसमें एक प्रोग्राम किया हुआ है कि माइक्रोवेव ओवन है। सो माइक्रोवेव ओवन है, कंप्लीट कंप्यूटर तो नहीं है, बट उसमें एक आईसी है। आप टाइमर सेट कर सकते हैं, इतनी देर का होगा। आप उसमें मोड चूज़ कर सकते हैं कि भाई मेरे को स्लो कुक करना है, फास्ट कुक करना है, जो भी होता हो। मैं आई एम सो सॉरी, मैं इंडक्शन की बात कर रहा हूँ या माइक्रोवेव ओवन की, दो सब ऐसे ही चलता रहता है। ओके, बट आप सब कहने का मतलब ये था कि उसमें एक आईसी है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक आईसी मिलेगी। तो वो थर्ड जनरेशन में आई। थर्ड जनरेशन में ही कीबोर्ड्स भी इंट्रोड्यूस हुए, थर्ड जनरेशन में ही हार्ड डिस्क आई। हार्ड डिस्क थोड़ा सा बड़ा स्टोरेज था। इसी जनरेशन में फ्लॉपी आई। तो ये सारा काम इसी जनरेशन में हुआ। ओके, बहुत ही रेवोल्यूशनरी जनरेशन थी कंप्यूटर्स की, क्योंकि कंप्यूटर्स इसी जनरेशन में आके पीसी बना। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। अभी तक कंप्यूटर सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए ही यूज़ किए जाते थे। कंप्यूटर को इसलिए यूज़ नहीं किया जाता था कि हर कोई आप और मेरे जैसे लोग यूज़ कर लेंगे। तो ऑफिशियल, मैं गलत शब्द यूज़ किया, कॉमर्शियल यूजेज के लिए यूज़ किया जाता था कंप्यूटर्स को। तो ये थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, मेजर चेंज आया इस जनरेशन में। और ऐसे हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। अभी हर ट्यूबलाइट है, आप घर में देखेंगे तो स्मार्ट बल्ब आ गया आपके यहाँ, तो वो भी इसी पे बेस्ड है। बच्चों के शूज़ हैं तो उनमें भी लाइट लगी हुई है, तो वो चेक करते हैं कि कब उनके पास वेट आया तो वो लाइट जल जाती है। तो उसके अंदर भी एक आईसी लगी हुई है। आईसी सब जगह है। पहले इसकी बहुत कॉस्ट होती थी। इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकन। जितना अच्छी क्वालिटी का सिलिकन होगा उतनी ज़्यादा इसकी कॉस्ट होगी, उतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस होगा। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स है कि जो हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स उससे साइज़ में छोटा हो गया। हायर इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी, मैंने आपसे कहा कि फ्लॉपी आ गई, स्टोरेज के लिए डिस्क आ गया। हायर प्रोसेसर स्पीड आ गई। क्यों? क्योंकि अभी आपका जो सिस्टम है वो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स आए सेकेंड जनरेशन में, और इस जनरेशन में आईसी आ गया। तो आईसी ऑब्वियसली छोटी साइज़ में होता था और ज़्यादा प्रोसेसिंग कर सकता था, सिग्नल्स को बहुत तेज़ी से पास ऑन कर सकता था। डेटाबेस सॉफ्टवेयर आ गए। सो जो डेटाबेस हम यूज़ करते हैं, मॉडर्न ओरेकल है, माईएसक्यूएल है, मारियाडीबी है, पोस्टग्रेस है, एमएस एसक्यूएल है, ये सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर आ गए। तो बेसिकली ये सारे डेटाबेस तो नहीं आए। उस ज़माने के जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते थे उसमें कोबोल एक सॉफ्टवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ गए हमारे पास जो बिज़नेस के लिए यूज़ किए जाते थे। सो यूज़ ऑफ डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मतलब कि इस ज़माने में ये सोचा जाने लगा कि भाई दो सिस्टम्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो नेटवर्क की शुरुआत हो रही थी।
ओके, सो नेटवर्क के बारे में अपन ARPANET के बारे में बात करेंगे जब मैं नेटवर्किंग की क्लास लूँगा. सो यूज़ ऑफ कीबोर्ड एज इनपुट डिवाइस, ऑनलाइन सिस्टम्स विद रिमोट टर्मिनल्स, ये बहुत अच्छी डिस्कशन लायक चीज़ है. ऑनलाइन सिस्टम विद रिमोट टर्मिनल्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई हैं इसमें कुछ और ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ. तो यहाँ जो थर्ड जनरेशन में बहुत मेजर चेंजेस आ गए हमारे कंप्यूटर में. मेन फ्रेम्स के बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं हम. आपको ध्यान हो तो पहले इंडियन रेलवे का जो सिस्टम था, आपको ध्यान नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे तो आपने तो बचपन से IRCTC ही देखा होगा, वहीं रिजर्वेशन कराते हैं. पहले हमें रिजर्वेशन काउंटर पे ही जाना होता था. रिजर्वेशन काउंटर पे ऐसे सिस्टम्स लगे होते थे जिसमें सिर्फ मॉनिटर होता था. उसमें हम रिजर्वेशन कराते तो हम उस रिजर्वेशन के स्टेटस से ये चेक कर सकते थे कि रिजर्वेशन अभी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है. मैं सपोज़ भोपाल से दिल्ली रिजर्वेशन करा रहा हूँ, तो भोपाल से दिल्ली अगर रिजर्वेशन करना है तो सिस्टम हमारा सेंट्रल एक पॉइंट पर दिल्ली में, भोपाल में जो ऑपरेटर बैठा है वो सिर्फ टर्मिनल यूज़ कर रहा है और ये सिस्टम कनेक्टेड है वाया केबल टू आवर सर्वर इन दिल्ली. तो पूरा इंडिया एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्टेड था. तो रेलवे पटरी के किनारे किनारे पूरे में एक कॉपर वायर डला हुआ था जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता था. सो ये इम्पॉर्टेंट चेंज था इस जनरेशन में. कम्युनिकेशंस आ गए, मेन फ्रेम सिस्टम्स ने काफ़ी हेल्प की हमारी. तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, तो अभी आज अपन थर्ड जनरेशन भी ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन पर डिस्कशन करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँगा. आज के लिए धन्यवाद. और कमेंट्स मेरे को पिछले वीडियो के बहुत अच्छे लगे. कुछ लोगों ने कहा कि लोअर की जगह हायर रेजोल्यूशन में डालो, तो मेरे को डर था कि डेटा आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप खुद ही उसको लोअर रेजोल्यूशन में करके देख सकते हैं. तो मैं हायर रेजोल्यूशन में वीडियो अपलोड करूँगा. और भी जो कमेंट्स होंगे मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं. प्लीज़ आप कमेंट करते रहिएगा, मेरे को सजेशंस देते रहिएगा, बिकॉज मैं पहली बार शायद वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ. तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.